हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी केमिस्ट्री विद संदीप सर चैनल में। एक बार फिर हम आपको केमिकल काइनेटिक्स के बचे हुए टॉपिक पर मेंशन करने के लिए यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इससे पिछला जो पढ़ाया गया उसके बारे में एक बार हम रिवाइज़ करते चलते हैं। आप औसत वेग आपने पढ़ा, उसके बाद में तात्क्षणिक वेग पढ़ा, तात्क्षणिक वेग के बाद में आपने अपक्रिया की कोट पढ़ा। अपक्रिया की कोट में शून्य कोट की अपक्रिया और प्रथम कोट की अपक्रिया आपने पढ़ा, और उसके बाद में आप वेग स्थिरांक, शून्य कोट और प्रथम कोट के मात्रक का भी आपने अध्ययन किया। तो अब शून्य कोट की जो वो आपको जो वेग स्थिरांक का मात्रक था उस पे संबंधित हम कुछ प्रॉब्लम को आपको बताते चलें ताकि आपका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहता है कि कोई माना कोई अपक्रिया जिसका वेग स्थिरांक के 4 मोल 3.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। एक और हम ले लेते हैं दो उदाहरण से। 5 सेकेंड इनवर्स। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि ये कोई एक अपक्रिया है और उसका वेग स्थिरांक ये दिया है। अब आपसे पूछेगा अब इसका वेग स्थिरांक का कोट बताइए कि यह किस प्रकार की कोट का होगा। तो आपको समझना है, यहाँ पे आपने इससे पहले शून्य कोट और प्रथम कोट के वेग स्थिरांक का मात्रक आप पढ़ चुके हैं। वेग स्थिरांक का मात्रक आप देख चुके हैं कि जो शून्य कोट के लिए था, शून्य कोट के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक था मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। आपका क्या था? सेकेंड इनवर्स। और प्रथम कोट के लिए आपका यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका था सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे आप ये निश्चित रूप से आप जान सकते हैं कि यहाँ पे मात्र किसका दिया है? शून्य कोट की अपक्रिया के लिए। तो अब ये आप तुरंत बताएंगे कि ये जो समीकरण का जो वेग स्थिरांक था रासायनिक अपक्रिया का, वो क्या है? प्रथम कोट अपक्रिया होगा। और ये है आपका सेकंड इनवर्स, ये शून्य कोट का होगा। और आपका जो k = 3.6 इंटू 10⁻⁻5 है किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग स्थिरांक के लिए। सेकंड इनवर्स जो आया है आपका ये प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। चलिए अब हम चलते हैं शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण निर्धारित करने के लिए। आज का ये नया टॉपिक शून्य कोट की अपक्रिया का समीकरण, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन। क्या होगा? जीरो ऑर्डर। क्या होगा? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप जानते हैं किसी भी अपक्रिया को हम दर्शाने के लिए एक सिंबल लेते हैं, जैसा कि R गिव्स आउट P। तो R क्या? रिएक्टेंट से क्या बनना है? प्रोडक्ट बनना है। ये कोई समीकरण है, माना अपक्रिया है। ये क्या है? अपक्रिया है। ये कोई आपका अपक्रिया है। तो यहाँ पे आपको शून्य कोट की अपक्रिया का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया गया होगा। जैसे आप लोग ये अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जो आप वीडियो है उसको ज़रूर देखें, अन्यथा आपको ये समझने आने में कठिनाई होगी। तो आपको यहाँ पे पहले प्रीवियस वीडियो में बताया गया था वेग कुछ कॉन्सेप्ट है, इसके लिए इसको डिटरमाइन करने के लिए, इसको डेरिवेशन करने के लिए इसको देख लेते हैं। वेग आपका वेग था
dr/dt ये इक्वल था के r के पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R ऑफ n। ये आपका समीकरण हमने बताया था, ये आपके काम आएगा इसका डेरिवेशन करने के लिए, शून्य कोटि की अपक्रिया या प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। अब आप कर रहे हैं क्या, शून्य कोटि की अपक्रिया का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है, आप पिछले पढ़ चुके हैं कि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए क्या n बराबर क्या होता है, शून्य होता है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो अब हम आगे प्रश्नानुसार dr/dt इज इक्वल टू के r के पावर n के स्थान पे आपने क्या रखेंगे, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या रख रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। अब आप ये जानते हैं किसी भी मतलब गणितीय, इससे पहले भी बता चुके हैं हम कि किसी भी टर्म्स का अगर पावर जीरो है तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो दिस इज dr कंसंट्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू के, ये के बराबर होगा। इसको यहाँ पे हम रफ कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, इसको थोड़ा हम सेट करते हैं इस तरह से, dr दिस इज इक्वल टू के dt। तो साइन इधर रख देते हैं हम थोड़ा। अब साइन को कैसे इधर आ गया आप समझ सकते हैं कि माइनस का साइन इधर है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो ये थोड़ा बायो वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा कठिनाई हो सकता है। कैसे कि माइनस, आप इधर माइनस है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे दोनों तरफ, दोनों इक्वेशन में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपका, माइनस, ये लग जाएगा। तो इस तरह से ये माइनस इधर से इधर कैसे आता है। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब इसका ये समीकरण आपका है, इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन एक गणित का कॉन्सेप्ट है, यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है फॉर बायो वालों के लिए। थोड़ा हम यहाँ पे थोड़े चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि मैथ वाले पढ़ लेते हैं, लेकिन बायो वाले के लिए थोड़ा मतलब कि ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है, समझाते हैं आपको। dr इज इक्वल टू माइनस के dt, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं आपको इसका समाकलन करना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो नाउ स्क्वायरिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, क्या करेंगे, बोथ साइड, हम दोनों साइड करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, तो d कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R इज इक्वल टू, यहाँ पे चूँकि ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, माइनस के dt। ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन का साइन है, रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम आपको बता देते कि ये थोड़ा फंडामेंटल जो है इसका इंटीग्रेशन का, जान लीजिए क्या होता है। इसको रफ कर दे रहे हैं, तब तक इतना आप नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन का ये फंडा होता है। मान लेते हैं इफ इंटीग्रेशन ये है t का इंटीग्रेशन, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका d के सापेक्ष
तो टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ऐसे ही आप करेंगे यक्स का करेंगे, dx का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा आपका। ठीक है। ऐसे ही आपका इंटीग्रेशन आप करेंगे आर का करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये रिएक्टेंट है इसमें कुछ लिमिट की भी कंडीशन होती है इंटीग्रेशन करने के लिए। आर यानी रिएक्टेंट की एक लिमिट है, आप देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आपको समझने के लिए। लिमिट की कंडीशन यहाँ पे जब तक लिमिट रखेंगे नहीं तब तक ये अधूरा माना जाएगा। तो लिमिट कैसे फाइंड करते हैं इस रिएक्टेंट से और ये टाइम से, उसको देखते हैं। आपने अवक्रिया इससे पहले पढ़ा था कि जब t बराबर समय t बराबर 0 पर आपका जो अभिकारक R, अभिकारक का सांद्रता जो था वो क्या था? R0 था। क्या था? R0 था। ये था, ये प्रारंभिक सांद्रता की बात कर रहे हैं। लेकिन समय t बराबर t पर, समय t बराबर t पर यानी टाइम जब था आपका t, तब रिएक्टेंट जो आपका था R जो होगा वो क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो RT हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ये RT हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका लोअर लिमिट हुआ, ये अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है आपका? R0, अपर लिमिट क्या है? RT है आपका। ठीक है। इस प्रकार से हम रिएक्टेंट और इस टर्मिनोलॉजी का हम क्या डिफाइन करते हैं? लिमिट डिफाइन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप ये इसका कि 0 से क्या है आपका? T, लोअर लिमिट क्या है आपका? 0 है और अपर लिमिट क्या है यहाँ पे? T। 0 से T हो रहा है यहाँ पे। फिर से इसको समझ लीजिए, कोई डाउट अगर हो रहा है तो। आपका जब कोई अवक्रिया स्टार्टिंग में लेते हैं तो अभिकारक लेते हैं तो उसका समय जो स्टार्टिंग अवक्रिया होने से पहले की जो कंडीशन होती है, समय t बराबर वो क्या होता है? 0 होता है। तब जो अवकारक आपका होता है वो क्या होता है? R0 सपोज किया जाता है, यानी जितना अवकारक होता है ये होता है। लेकिन जैसे कुछ समय होता है, बीतता है, तो समय t पर आपका रिएक्टेंट जो हो जाता है RT हो जाता है, रिएक्टेंट कुछ बदल जाता है। तो इस प्रकार से मतलब कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट हम फाइंड करते हैं इसका। तो समय कहाँ से कहाँ हो रहा है? 0 से t। तो 0 से t। अब हम इसको सॉल्व करें। dr मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसका? r का। r का इंटीग्रेशन हमने अभी बताया था आपको कि r का इंटीग्रेशन क्या होता है? r होगा। dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो r होगा। अब यहाँ पे क्या होता है? लिमिट इस तरह से होगा, RT दिस इज इक्वल टू माइनस के। इसका dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? t होगा। 0 से t, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है यहाँ पे? t है। अपर लिमिट क्या है आपका? t। चलिए यहाँ तो नोट कर लीजिए आप। अब चलिए, अब होता क्या है, इसको आगे सॉल्व करने के लिए और आगे नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है मैथ का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे यहाँ पर भी अपर लिमिट यानी कंसंट्रेशन ऑफ R में हम क्या करेंगे? RT अपर लिमिट में से क्या करेंगे? यहीं फिर लोअर लिमिट माइनस करेंगे यहाँ पे। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे? RT, यानी इस दोनों को हम यहाँ पे रखेंगे। तो अपर लिमिट आपका RT माइनस क्या हो जाएगा आपका? R0। ये आपका हो गया। दिस विल बी इक्वल टू माइनस के। अब अपर लिमिट क्या है? T माइनस 0, T माइनस 0। यहाँ पे ये RT माइनस R0, दिस विल बी इक्वल टू माइनस के। क्या है? कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट।
अब यहाँ पे t माइनस 0 यानी माइनस के इंटू टी हो जाएगा ये, और माइनस के को 0 से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो माइनस के इंटू टी हो जाएगा ये। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। आर टी इज इक्वल टू, ये माइनस है यहाँ पे आर नॉट, इधर जाएगा आपके दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये आपका शून्य कोट की अपक्रिया के लिए ये इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, इंटीग्रेटेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन है ये इक्वेशन। अब हम इसको ग्राफ पे इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं पहले। चलिए एक ग्राफ लेते हैं। यहाँ पे एक हम रेखा का, गणित का एक कॉन्सेप्ट है रेखा का समीकरण। क्या है, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। यहाँ पे रेखा के समीकरण से इसका जो आपका आया जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोट की अपक्रिया का जो वेग समीकरण आया है, इसका हमें ग्राफ में दर्शाने के लिए इसके टर्म्स को आपको रेखा के समीकरण से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो y के स्थान पे क्या है आर टी, y आपका क्या है आर टी, और यम के स्थान पे क्या है माइनस के टी आपका, और ये सी कांस्टेंट, ये चीज़ है। तो वाई अक्ष पे ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के स्थान पे आपका क्या होगा आर टी होगा, और ये सी जो है ये अंतःखंड होता है जहाँ से कोई एक्सिस कटती है। एक्सिस क्या होती है, कटती है। सी क्या है, अंतःखंड है जहाँ से कोई एक्सिस कटती है। तो यहाँ से आपका इस तरह से ग्राफ होगा। अब ये यम क्या है, ये ढाल है आपका, प्रवणता है, यम इक्वल टू माइनस के। ये क्या है, ढाल है, प्रवणता है, स्लोप जो भी आप कह लें, ये यम बराबर माइनस के। और ये जहाँ से अंतःखंड कट रहा है वो क्या होगा आर नॉट होगा, ये वैल्यू क्या होगी आर नॉट होगी यहाँ पे। और यक्स के स्थान पे आपका टी होगा, टी। इस तरह से आपका क्या है, ये शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग समीकरण का ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा, हो सकता है आपको ये क्या नाम है, कैसे ये नीचे आ गया, ये ऐसा कुछ आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप ये जानिए गणित का कॉन्सेप्ट आप कई बार इसको सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। देखिए आप यहाँ समझा दे रहे हैं इसको, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि अगर यम बराबर माइनस के यानी निगेटिव है तो जो ढाल होगा आपका नीचे की तरफ होगा, ढाल होगा क्या होगा नीचे की तरफ, जो रेखा जाएगी नीचे की तरफ जाएगी। और अगर यम बराबर आपका ये पॉजिटिव साइन हो, क्या हो पॉजिटिव साइन, तो ये आपका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होगा ये सीधी जाएगी, ये क्या होगा सीधी जाएगी। आर टी जो है ये क्या होगा सीधे रेखा में। तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि ये क्या है आर टी अवकारक की सांता है समय टी पर। तो समय के जैसे जैसे समय आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल आ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है घट रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है घट रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि आपका ये जो अंतःखंड है आर नॉट,
क्या है, आर नॉट अंताखंड, जहाँ से ये रेखा अंताखंड काटती होगी ये वाई एक्सिस को, वहाँ को उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, अंताखंड यानी सी, ये आर नॉट रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से आपको हो सकता है क्लियर हो गया हो कि यम बराबर ये अगर होगा पॉजिटिव साइन तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, अगर यम इक्वल टू जो ये के है, ये क्या नाम है, नेगेटिव है, तो ये ढाल नीचे की तरफ। भाई इतना समझाएंगे। और इसको जो समीकरण आता है उसको y बराबर mx प्लस सी से हम क्या कहें, कंपेयर करेंगे उसके बाद में। तो ये रहा आपका शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण।